हेलो फ्रेंड्स। तो आज की यूनिट में हम इंडस्ट्री पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, उन बातों के बारे में, उन दरख्वास्त के बारे में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने से पहले सामने आती थी अलग अलग टाइम पर, उनमें जो बातें रखी जाती थी। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री पॉलिसी आई क्यों थी या ये क्यों किया गया था, ताकि इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हो। एग्रीकल्चरल सेक्टर से आने वाली जीडीपी बहुत कम शेयर था, सेल्फ सफिशिएंसी थी, लेकिन फिर भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, हंगर बहुत ज़्यादा था, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं था। तो देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाने के लिए कि एक स्टेडी ग्रोथ हो प्रोडक्टिविटी में। टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो लेबर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। लेबर और एम्प्लॉय में फ़र्क यही होता है, जो वेजेस पे काम करते हैं वो लेबर, जैसे कि आपकी कढ़ाई, बुनाई, ईंट बनाना, भट्टी के आगे काम करना, जो मेकिंग का काम करते हैं। और जो डेस्क जॉब होती है जिनकी, जैसे कि कंप्यूटर को चलाना, फाइल्स मेंटेन करना, हिसाब रखना, सैलरी स्लिप्स बनाना, ये सब एम्प्लॉयज़ का काम होता है। मैनेजर की पोस्ट एम्प्लॉयज़। उसके अलावा यूटिलाइज अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली। अब हमारी कंट्री में इतना अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो अगर लोग काम नहीं करेंगे तो वो गलत चीज़ों में, गलत गैम्बलिंग में, लिक्वर की लत में, इन चीज़ों में पड़ेंगे। ऊपर से अगर हमारे पास इंसान हैं, उनके पास दिमाग है, तो उस दिमाग का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और इससे हम अपनी कंट्री की ग्रोथ कर सकते हैं, तो बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। टू एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी की ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करना, बढ़ाना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बढ़ाया कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो रही थी। अपनी कंट्री की जीडीपी बाकी कंट्री के अराउंड ग्रो करना, इनकम में ग्रोथ करना, ताकि पर कैपिटल इनकम ज़्यादा हो सके, हमारा स्टैंड अच्छा हो सके वर्ल्ड मार्केट में। तो सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। इसमें क्या क्या बातें समझ निकल के आई। मिक्स्ड इकनॉमी, जो हमारी कंट्री है मिक्स्ड इकनॉमी है, उसमें ना तो सब कुछ पब्लिक पार्टनरशिप पे चल सकता, ना कि प्राइवेट में चल सकता। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। कुछ सेक्टर्स पब्लिक के लिए रिजर्व रहेंगे, यानी कि गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रहेंगे, और कुछ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउड होंगे कि आप इनमें काम कर सकते हो। जैसे कि टाटा स्टील, हीरो मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, प्रायोरिटी टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, बढ़ावा देना पड़ेगा। उनकी अगर लोन की ज़रूरत है एक स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को और एक बड़ी इंडस्ट्री को, तो अगर आपको कुछ ना कुछ फ्री अलॉटमेंट करके या फिर किस तरह से भी करके पहले स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को क्रेडिट देना पड़ेगा।
रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जो 1948 की हमारी पॉलिसी आई थी उसमें किसी भी फॉरेन के पर्सन को या किसी भी फॉरेन की गवर्नमेंट को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं था। स्टेट मोनोपोलीज ऑफ कुछ सेक्टर्स में मोनोपोली थी पब्लिक सेक्टर की, जैसे कि आर्मी, डिफेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एनर्जी, रेलवेज। इसमें गवर्नमेंट कहती थी ये सेक्टर हमारे ही हैं, हम ही इसमें काम करेंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर का पर्सन इसमें काम नहीं करेगा। इसके अलावा कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सब भी प्राइवेट सेक्टर के पब्लिक सेक्टर के लिए परमिटेड था, प्राइवेट सेक्टर के लिए परमिटेड नहीं था। इंडस्ट्रीज़ जो भी होंगी उनके ऊपर रेगुलर चेकअप रहेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट उनके काम में दखल अंदाजी देने का पूरा राइट रखती है। इसके अलावा जो भी सेक्टर थे वो सब सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अलाउड थे कि आपको कुछ भी काम करना है आप करो। उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, जब बात चली वो आया 1956 में, जिसको हम बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। इसको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल 3। शेड्यूल ए में क्या था? द फर्स्ट कैटेगरी comprised 17 industries included in Schedule A of the resolution. These industries were exclusively under the domain of the government. This include inter alia, railways, air transport, arms and ammunition, iron and steel, atomic energy. ये सब गवर्नमेंट ही कर सकती है। शेड्यूल बी में भी 12 इंडस्ट्रीज थी। इसमें क्या था? ज़्यादा स्टेक होल्डर स्टेट का रहेगा, यानी गवर्नमेंट का रहेगा, आप पार्टनरशिप में कर सकते हो। और थर्ड में जनरल पब्लिक के लिए अलाउड है, प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउड है। आप कहो अपनी इंडस्ट्री खोलो, कोई मनाही नहीं है, बस आपको कुछ हद तक टैक्स या जीडीपी टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी एक स्टेटमेंट आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 में। इसमें कहा गया आप पुअर को एम्प्लॉयमेंट दो और जो वेल्थ है अमीर लोगों की उसको कम करो, यानी कि ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होता चला जाए और गरीब गरीब होता चला जाए। इंडस्ट्रीज़ का डिसेंट्रलाइजेशन करो, यानी कि एक इंडस्ट्री, अगर जैसे हल्दीराम है, हल्दीरामी का एक स्टोर ही सब कुछ ना करता रहे, अलग अलग स्टोर बनवाओ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी दो। एक नई यूनिट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसे टाइनी यूनिट कहा गया। उसमें आपके स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़, रूरल इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स, लो स्केल पे जिनका काम था उनको रखा गया, जैसे हैंडीक्राफ्ट, वीविंग, अमूल। इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज पे रिस्ट्रिक्शन रखा गया कि अभी आप हमारी कंट्री में आकर
अपनी कंपनीज नई इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। इसमें कहा गया पहले जितनी इंडस्ट्रीज़ आपके इस कंट्री में इस्टेब्लिश हो रखी हैं पहले से हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, उनसे जितना प्रोडक्शन करा सकते हो, जितनी उनको फैसिलिटीज़ देके जितना प्रोडक्शन करा सकते हो प्रोडक्शन कराओ, प्रोडक्टिविटी हायर लेके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आओ, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करो। यानी कि एक कंट्री जैसे कि मुंबई में ज़्यादा क्राउड ना हो, बिहार में कम क्राउड ना हो, मुंबई में भी बहुत इंडस्ट्रीज़ हो, बिहार में भी इंडस्ट्रीज़ हो, वेस्ट बंगाल में भी इंडस्ट्रीज़ हो, एमपी में भी इंडस्ट्रीज़ हो। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल बेस, एग्रीकल्चर का बेस स्ट्रेंथ करो, बढ़ाओ। यानी कि फार्मर्स तक भी कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो या उनसे पहले ही सौदा कर लो कि हम तुमसे ये सामान ले लेंगे, तुम प्रोडक्शन करो, और उस प्रोडक्शन के लिए आप इतना एडवांस ले लो, आपको जितने जो चीज़ें चाहिए वो आप ले आओ। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, अब हम एक्सपोर्ट करने लग गए थे कि हमें ये था कि हम दूसरी कंट्री तक अपना सामान पहुंचा दें और उससे अच्छी अर्निंग कर सकें, फ़ॉरेन करेंसी को अपने देश में ला सकें। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हायर प्राइसेस एंड पुअर क्वालिटी हो, कंज्यूमर को पूरी प्रोटेक्शन मिले। अगर हाई प्राइसेस उनसे चार्ज किए जा रहे हैं या उन्हें गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है तो उनके पास कॉपर एक्ट के अकॉर्डिंग राइट है कि वो किसी भी कोर्ट में जाकर, कंज्यूमर कोर्ट में किसी में भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सके। अब वो आगे चल के कोर्ट के ऊपर अगर कोर्ट फैसला उसके हक़ में लेती है तो वो अपनी डिमांड पे मांग सकता है कि मुझे इतने का रिफ़ंड दो या फिर इतने की आपको जेल हो। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 पे। इसमें क्या बोला गया था? Creation of a positive business environment by simplifying procedures, reducing documentation and offering fiscal incentives। एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट बनाओ। अब मेंटली भी सोचा जा रहा है कि आप प्रोसीजर्स को सिंपल करो, डॉक्यूमेंटेशन वर्क कम करो और फिस्कल इंसेंटिव्स दो, पैसे के इंसेंटिव्स ज़्यादा दो, लोगों की सैलरी बढ़ाओ। अब उसमें अब कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ करो, कंट्रोल रेगुलेशन कम करो। जो इंडस्ट्रीज़ आपकी डूबती जा रही थी, जिन्हें हम सिक इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, सिक यूनिट्स कहते हैं, पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री डूबती जा रही थी उनको भी प्राइवेटाइजेशन करो कि अब हम पर्सनली उसको चला के दिखाएंगे। और जो इन सेक्टर्स की जो यूनिट्स, सिक यूनिट्स जो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं चल पाती, उनको ख़त्म कर देने का, एग्ज़िट करने का ऑप्शन भी हो, स्मूथ एग्ज़िट हो, जिससे कि ना लेबर का पर इफ़ेक्ट पड़े ना ओनर पर। एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बने बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में, ताकि किसी को भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, चाहे स्मॉल चाहे लॉन्ग, चाहे बड़ी चाहे छोटी, तो क्रेडिट इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिल पाए।
आप इंपोर्ट करना चाहते हो गुड्स को कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना पड़ेगा। इंडस्ट्री फ्रेंडली अप्रोच अपनाओ गवर्नमेंट की बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन कराओ 21%। इससे क्या होगा, लोग आपकी कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे और हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी। अब न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बारे में अच्छे से न्यू इंडस्ट्रियलाइज पॉलिसी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें क्या था कि आपकी जब एक बार इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडिया कंगाल हो गई थी, तो वो सबसे पहले IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास लोन मांगने गई थी कि मुझे लोन दो ताकि मैं अपनी कंट्री में सरवाइव कर पाऊँ, अपनी कंट्री को सरवाइव करा पाऊँ। तो उन्होंने कहा कि आपके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, आप इतने इतने ज़्यादा आप लोन के अंदर दबे हुए हैं, हम आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्रेडिट दे सकते हैं। तो गांधी जी ने बोला, भाई बताओ क्या क्रेडिट्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो उन्होंने कहा आपको अपनी कंट्री को विश्व से जोड़ना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन करनी पड़ेगी, फ्री ट्रेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लिबरलाइज करनी पड़ेगी कंट्री कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ आके कर सके, FDI वहाँ हो सके, FPI वहाँ हो सके, आपकी कंट्री बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड कर सके, हमारी कंट्री और बाकी कंट्री आपकी कंट्री के साथ ट्रेड कर सके। इसके अलावा एक प्राइवेटाइजेशन का था, आप कई सेक्टर्स को अपने हाथों में नहीं ले सकते, आपको कुछ ना कुछ सेक्टर्स प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर पे सौंपने पड़ेंगे कि इन्हें आप आओ, अगर आप इसमें करियर आप अपने इसमें इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन में ये था कि आप देश विदेश से पढ़ने बच्चे आ सकते हैं, पढ़ाने जा सकते हैं, डेंटल की फैसिलिटी लेने जा सकते हैं, देने जा सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ यहाँ से वहाँ इस्टेब्लिश हो सकती हैं, कुकिंग की शेफ़ यहाँ से अच्छे अच्छे वहाँ जा सकते हैं, वहाँ की कुजीन यहाँ आ सकती है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जब आपको कहा गया तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में क्या कहा गया, जब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो आपको हर इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, ये भी फॉर्मेलिटी, कम से कम फॉर्मेलिटीज़ रखो। और कई सेक्टर में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बंद ही हो गई थी। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में था कि फॉरेन की टेक्नोलॉजी भी हमारी कंट्री में आ सकती है, जैसे कि बुलेट ट्रेन आई थी अब कुछ टाइम पहले, 10 साल पहले अराउंड। मेट्रोज़ का प्रोविज़न आया उससे पहले। इंडिकेटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप देख सकते हो, 2020 तक हमारी 0% ग्रोथ थी, एक बार ही नीचे गिरी, और 2020 के बाद हमारी ग्रोथ काफ़ी ऊपर है इंडस्ट्रीज़ में। और 1995 से 2020 तक कमी थी, कभी बढ़ती कभी घटती थी।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा सब्जेक्ट कवर करा दूँ यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो की अपडेट पाने के लिए। 16 जून को आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से मन लगा के पढ़ो।